Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the remaining theories of decision making. और डिसीजन मेकिंग में कल हमने रैशनल एक्टर मॉडल पढ़ा था. आज हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल, पर्सनालिटी प्रोसेस मॉडल एंड प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल को देखेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस मॉडल किस तरह से वर्क करता है. तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल बेसिकली इट रिजल्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के SOPs होते हैं जिनको फॉलो करके वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलाई जाती है. तो ऑर्गेनाइजेशन में अब ये आया कब था. ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ने ये सजेस्ट किया है कि transformation of society to an industrial mode had resulted in the development of bureaucracy, which functioned according to set of the processes, the direction among which resulted in the decisions. कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सोसाइटी की, जो एग्रेरियन सोसाइटी से या एग्रीकल्चर सोसाइटी से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो वर्ल्ड चेंज हुई है, तो उससे ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन सामने आया है. तो जो ब्यूरोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है वो फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ प्रोसेसेस. तो उनका जो इंटरेक्शन होता है इट रिजल्टेड इन सम डिसीजन मेकिंग. तो ब्यूरोक्रेसी का इंटरेक्शन जो है, ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं. इनमें उनके जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो सारा डिसीजन मेकिंग पर बेस करता है. तो हर्बर्ट साइमंड ये सजेस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर डिसीजन प्रोसेसेस एज ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है कम्युनिकेशन का. तो ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन प्रोसेस. एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड मेक डिसीजंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अबाउट द कंटेंट ऑफ द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके उसके बारे में और जो उनका कंटेंट होता है उसके बारे में डिसीजंस लेने होते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बट इट ऑपरेट्स विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी. कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व होती है कि जितने भी जो वर्क हैं वो ठीक तरह से हो जाएं, लेकिन इनकी रेशनैलिटी जो होती है वो बाउंडेड रेशनैलिटी होती है. बाउंडेड रेशनैलिटी तब होती है जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक तरह से गैदर नहीं होती. तो जब इन्फॉर्मेशन ठीक तरह से गैदर नहीं होती तो रेशनैलिटी क्या होती है, बाउंडेड रेशनैलिटी होती है. आपके डिसीजन जो हैं वो बाउंडेड होते हैं. इसमें एग्जांपल मॉडल 2 की एलिसन का 1971 का हम मॉडल देखते हैं. उसने जो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस मॉडल है वो ऑर्गेनाइजेशन उनमें जो डिसीजन मेकिंग है वो बेस करती है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, अगर ऑर्गेनाइजेशंस का दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक ना हो तो फिर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं. तो वो मॉडल इस तरह से बताता है कि ऊपर जो हमने पहले रैशनल एक्टर मॉडल पढ़ा था उसमें हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को पढ़ा. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो 5 उनके हाइपोथेसिस थे वो बेस करते थे रैशनल डिसीजन पर, लेकिन जो बाद में उनका जो पोटेंशियल रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था. तो वो जो थी वहाँ पर उनकी रैशनैलिटी बाउंडेड होगी. तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल किस तरह से होता है और इसमें क्या क्या एरर्स थे. तो इट इज़ पॉसिबल दैट डिटेल्ड tactics were left to individual organization to determine the standard Soviet operation where nuclear weapons were involved required the retention of highly classified secrets. This operation was indeed a highly classified action. As a result, each organization ended up doing only what it could do. In other words, these organizations took action based on their organizational routine. Thus, the action when reviewed in totality appeared to be inconsistent.
कि इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वर्कआउट कर रही थी वो अपनी रूटीन के मुताबिक अपने एक्शंस ले रही थी, और वो जो एक्शंस थे वो बाद में इनकंसिस्टेंट साबित हुए। अब हुआ क्या कि जो सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, इसने GRU को रिस्पॉन्सिबल ठहराया मिज़ाइल ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जब मिज़ाइल्स थे वो सीक्रेटली वहाँ पर लोड भी किए गए, फिर वहाँ अनलोड भी किए गए और ट्रांसपोर्ट भी की गई कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्कुल एक सिक्रेसी के साथ, क्योंकि GRU का ये है कि उसको सिक्रेसी हर हाल में मेंटेन करनी होती है। ये GRU की ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म में शामिल है। लेकिन जब जो एयर डिफेंस कमांड थी उसने बेस बिल्ड करना शुरू की, वेपन्स और इक्विपमेंट्स वहाँ पर डिलीवर हो चुके थे। GRU ने उन्हें वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स डिलीवर कर दिए थे। लेकिन जब बेस कंस्ट्रक्शन थी तो एयर डिफेंस कमांड ने क्या किया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसाइल बेस थी वो इट वाज अ सिंपली टेक्निकल इशू। इट वाज अच्छा, उन्होंने उसको उसी तरह से बिल्ड किया जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन थी, क्योंकि सिक्रेसी को मेंटेन करना था। जस्ट एनी अदर बेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन द सोवियत यूनियन, कि जैसे बेस कंस्ट्रक्शंस हैं सोवियत यूनियन के अंदर, वैसी ही बेस उन्होंने वहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट की। तो अब हाइडिंग मिसाइल्स अंडरग्राउंड, camouflaging or changing the construction pattern were not the part of Air Defense Command's routine operations। और उनके रूटीन ऑपरेशंस में जो हाइडिंग मिसाइल को हाइड करना, फिर उनको camouflage करना और फिर जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है वो चेंज करना एयर डिफेंस की कमांड की रूटीन में शामिल नहीं था। तो इस वजह से फिर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से हुई कि वो इजीली यूएस ने डिटेक्ट कर ली। तो उनकी जो रूटीन है, जो उनका, हाँ, अपनी रूटीन के मुताबिक हर ऑर्गेनाइजेशन, GRU ने अपनी रूटीन के मुताबिक काम किया, जो एयर डिफेंस कमांड है उसने अपनी रूटीन के मुताबिक काम किया। तो ये उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की रूटीन पर काम कर रहे थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल वहाँ पर अप्लाई हुआ और इसमें रैशनैलिटी बिल्कुल फेल हो गई। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल होता है उसमें जो रैशनैलिटी होती है वो बाउंडेड होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर जो GRU है उसने अपनी रूटीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक काम किया, और जो एयर डिफेंस कमांड थी उसने जो बेस कंस्ट्रक्शन के पैटर्न्स उसने अपनी रूटीन के मुताबिक कंस्ट्रक्ट किए, और उसे जो मिसाइल्स हैं उन्हें camouflage देना या उन्हें हाइड करना ये उनकी रूटीन में शामिल नहीं था। तो वहाँ पर उनसे वो मिस्टेक हुई और वहाँ से उनका जो रैशनल डिसीजन स्टार्ट में था वो बाउंडेड रैशनैलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल है इट हैज़ इंक्रीजिंगली मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्टडीज़ ऑफ लार्जर प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल में ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी रूटीन बेस पर काम करती है, ठीक है। जैसे अगर आप टास्क दे दें, इस टास्क में आप क्यूबा जो सोवियत यूनियन था उसने एयर डिफेंस कमांड को भी इन्वॉल्व किया, GRU को भी इन्वॉल्व किया, लेकिन दोनों ने जो काम है वो अपनी रूटीन के मुताबिक किया। तो अपनी रूटीन के मुताबिक उनका जो काम है वो रैशनल नहीं था। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रैशनल एक्टर मॉडल। तो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो रूटीन टास्क है, जो रूटीन वर्क्स या रूटीन फंक्शंस होते हैं उनके मुताबिक काम करती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल। तो जो प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल है इससे बिल्कुल इसके नाम के से ज़ाहिर है कि ये प्लूरलिस्टिक है, तो यहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट डिसीजन मेकर्स आर इन फैक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल पावर सेंटर्स ईच ऑफ विच इंटरेक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिसी इज़ नीडेड। कि जब भी किसी स्पेसिफिक पॉलिसी पर कोई डिसीजन लिया जाता है तो हर जो ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप, वो इंटरेक्ट करता है। तो इनके इंटरेक्शन से डिसीजंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। These decisions are typically made in group setting with the individuals carrying to the meeting their own as well as the interest group position। अब इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। सिंपल जो हम एग्जांपल ले सकते हैं वो डेमोक्रेसी की ले सकते हैं, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं।
या डिफरेंट एनजीओज़ होती हैं, हर इंटरेस्ट ग्रुप की, हर पॉलिटिकल पार्टी की, ज़ाहिर है वो जो इंटरेस्ट ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, सो गवर्नमेंट हैव टू डिसाइड कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ होल पब्लिक। होल इसमें जो गैब्रियल एलमंड मॉडल की एग्जांपल दी गई है कि गैब्रियल एलमंड मॉडल में ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करती है, इट्स फंक्शन इज़ टू आर्टिकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ठीक, जितनी भी डिमांड्स हैं वो उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है एंड देन उन सबको एग्रीगेट किया जाता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन में यही है कि कंप्रोमाइज़ किया जाता है, कुछ डिमांड्स जो हैं, सारी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं सबकी डिमांड्स को लिया जाता है और उनमें से जो इम्पोर्टेंट डिमांड्स होती हैं उनके बारे में सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है। फिर रूल मेकिंग होती है, रूल एप्लीकेशन, उन डिमांड्स के मुताबिक रूल्स बनाए जाते हैं, रूल एप्लीकेशन, और उन रूल्स को फिर अप्लाई कर दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग में रूल्स सबसे पहले लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन का काम क्या होता है, रूल मेकिंग, एंड देन रूल एग्जेक्टिव का फंक्शन आ जाता है। एग्जेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, रूल एप्लीकेशन या रूल एग्जीक्यूशन, एंड उसके बाद रूल एडजुडिकेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये है कि जब पॉलिसीज़ अप्लाई कर दी जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट का फीडबैक आता है, और कम्युनिकेशन में हमारा जो मीडियम है इस टाइम पर वो मीडिया है। थ्रू मीडिया गवर्नमेंट का फीडबैक पब्लिक का फीडबैक गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, और उस फीडबैक के मुताबिक फिर दोबारा से उस फीडबैक में एक तरह से फिर से इनपुट्स इन्वायरमेंट से गवर्नमेंट की तरफ जाती हैं, और वो इनपुट्स फिर से आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आउटपुट में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और जितने भी ग्रुप्स कंट्री के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब के डिमांड्स को सामने रख कर वहाँ से डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। ये प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल है जिसमें सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स के जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो इसमें जो गैब्रियल एलमंड मॉडल है वो बेस्ट एग्जांपल है प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल की। एंड नेक्स्ट इज़ पर्सनैलिटी प्रोसेस मॉडल। Now what happens in personality process model? Personality process model, it is obvious from its name that it involves the cognitive and affective elements of mind. Personality इसमें यह है कि जो personality है उसका क्या influence होता है decision making के अंदर। तो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से भी जो डिसीजंस हैं वो बनते हैं। फिर प्लूरिस्टिक ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है। फिर जो रैशनल एक्टर मॉडल होता है, तो जो डिसीजन मेकर होता है उनकी पर्सनैलिटी भी किसी हद तक जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू दैट डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ माइंड एज वेल एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स विच यूनाइट दीज टू एलिमेंट्स इनटू कॉन्शियस डिसीजन मेकर। Cognitive means understanding of a और perception of a person, कि एक जो डिसीजन मेकर है उसका परसेप्शन लेवल क्या है और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो चीज़ों को किस तरह से कॉम्प्रीहेंड करता है। एंड इफ़ेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ माइंड्स, तो जो this suggested that decision making pattern have been closely associated with analytical, and that work need to be done by the decision makers on developing their initiative and emotional capabilities as a part of decision process, कि जो उनकी emotional capabilities होती हैं वो भी decision making का एक important part होता है। तो हैरल्ड लॉसवेल कहता है कि डिसीजन मेकर्स कोलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू हिज राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन एंड मेक्स डिसीजंस थ्रू द सीरियल प्रोसेसिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो एक डिसीजन मेकर होता है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने ब्रेन के अंदर सारी की सारी, और फिर एनालिटिकली उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करके उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ आता है।
तो जो एमिता एड्जियोनी है वो ये प्रपोज करता है कि मिक्स स्कैनिंग ऑफ मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इनेबल्स वन टू यूज़ अ वाइड एंगल कैमरा, कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हैं टू गेन अ comprehensive view of problems and issues in the organizational landscape। ऑर्गेनाइजेशन लैंडस्केप के अंदर वो वाइड एंगल कैमरा से देखते हैं ताकि वो हर छोटे छोटे इशू को अपने जहन में रख कर उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन कर सकें। और बाय एक्शन इज़, और फिर उसके बाद जो एक पॉइंट होता है उस पर फोकस करके वो डिसीजन लेते हैं। तो जो इरविंग जैनिस है उसने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है यहाँ पर। ही कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकर हु अंडर द साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रेशर मेक डिसीजंस विद लो क्वालिटी, कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर या अंडर सोशल प्रेशर जो है वो डिसीजंस लेते हैं, और वो अक्सर वो जो डिसीजंस होते हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी के डिसीजन होते हैं। ठीक, तो जो बैलेंस पर्सपेक्टिव और डिसीजन मेकिंग इंक्लूड बोथ एनालिटिकल एज वेल एज इमोशनल, कॉग्निटिव एज वेल एज इफेक्टिव एंड एसोसिएशनल एस्पेक्ट्स, कि जो बैलेंस पर्सपेक्टिव डिसीजन मेकिंग में होता है इसमें एनालिटिकल भी होता है। ठीक है, एनालिटिकल मीन्स दैट यू आर एनालाइजिंग समथिंग, एंड एज इमोशनल जो आपकी पर्सनल इमोशनल्स पर बेस करता है, या कोग्निटिव जो आपकी लेवल ऑफ परसेप्शन या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर, या एसोसिएशनल एस्पेक्ट या कंट्री के अंदर जो एसोसिएशंस हैं उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। पर्सनैलिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स हैव इमोशनल अटैचमेंट विद देयर पीपल, तो वो उन इमोशनल अटैचमेंट्स की बेस पर भी डिसीजन लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन है वो और रैशनैलिटी की बेस पर हो, ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन है वो प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल की बेस पर हो, ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मॉडल पर हो। जो डिसीजंस होते हैं वो पर्सनैलिटी बेस या इमोशंस बेस्ड भी होते हैं। तो अगर हम इन सारे मॉडल्स को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ट अमंग ऑल द मॉडल्स एंड अप्रोचेस। रैशनल एंड वाइज डिसीजंस आर ऑलवेज वेलकम बाय द डिसीजन मेकर्स, के हर डिसीजन मेकर की कोशिश होती है कि वो रैशनल डिसीजन ले, क्योंकि जो रैशनल डिसीजन होता है उसमें आपके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कंप्लीट रैशनैलिटी है इट इज़ अनअटेनेबल गोल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकर्स इन ऑल बट मोस्ट simple kind of problem. The most of the decision makers decisions must be disciplined and to be made after the assessment of several important issues, के डिसीजंस तो वाकई इस बेस पर लेने चाहिए कि आप सारे इश्यूज़ का अच्छी तरह से असेसमेंट करें। आगे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उस प्रोसेस के अंदर आप सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपने अब जितनी एग्जांपल्स हमने दी, रैशनल एक्टर मॉडल भी आपने देखा कि जितने डिसीजंस हैं वो हो सकता है कि एट अ टाइम वो डिसीजन जो है वो रेशनल हों, लेकिन कुछ स्टेप्स पर वो जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम होती है तो या जहाँ पर आपका एनालिसिस कम हो जाता है या आप पोटेंशियल रिस्क को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर वो रैशनैलिटी बाउंडेड हो जाती है। तो कंप्लीट रैशनैलिटी एज सच तो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये बेस्ट मॉडल है और हर किसी की कोशिश यही होती है कि जो वो डिसीजंस ले वो रैशनल एक्टर मॉडल की बेस पर ले, और इट इज़ द बेस्ट मॉडल अमंग ऑल ऑफ देम। वैसे तो ये सारे मॉडल्स होते हैं, पर्सनैलिटी प्रोसेस मॉडल होता है, प्लूरलिस्टिक ग्रुप मॉडल होता है, रैशनल एक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो रैशनल एक्टर मॉडल को फॉलो करें।